नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो है वो हमारा बाढ़ की पूर्व अनुमान प्रौद्योगिकी के बारे में है। फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज के संबंध में है कि भारत कहां पर स्टैंड करता है दूसरे देशों के कंपैरिजन में और कहां पर हम और सुधार ला सकते हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो वुमेन पे, महिलाओं पर होने वाली हिंसा, जो साइबर हिंसा होती है, ऑनलाइन क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट, उसके बारे में है। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो एआई के बारे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है कि भारत की ओर से अभी कौन कौन सी इसके लिए नीतियां बनाई गई है और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश है, जो कि वो महत्वपूर्ण समाचार है जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखोगे ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है। इन निम्न मोटो में से कौन सा इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। ऑप्शन ए है टच द स्काई विद ग्लोरी, ऑप्शन बी है सर्विस बिफोर सेल्फ, ऑप्शन सी है फ्लाई फाइट विन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। आज का वह यह है कि क्यों भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा एक आवर्ती और व्यापक सामाजिक वास्तविकता है। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए डिजिटल कंपनियों और सरकार की विफलता पर प्रकाश डालिए। अब आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है। बाढ़ का जो पूर्व अनुमान की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में यह आर्टिकल डिस्कस करता है। तो ये समाचार में क्यों है, जैसे हम समय समय पर देखने को मिलता है, मानसून का भी सीजन खत्म ही होने वाला है और हमने कई एरिया में देखे कि बहुत ज्यादा फ्लड बाढ़ आई है। जैसे असम है, बिहार है, कर्नाटक का राज्य है, केरल हो या तमिलनाडु की बात हो, हमको बहुत बड़े बड़े हमको यहाँ पे बाढ़ देखने को मिली है। इससे पहले हमको जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी बाढ़ देखने को मिली है। पिछले वर्षों में राजस्थान भी उससे अफेक्टेड रहा है। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको फ्लड तो एक नेचुरल आपदा है, आपको उससे बचने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। तो जो हमारे फ्लड फॉरकास्ट सिस्टम क्या क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। जो पहला है वो तो डिटर्मिनिस्टिक फॉरकास्ट है, जो भारत यूज करता है। तो ये शॉर्ट टाइम एक्ट होता है, निश्चयात्मक एक पूर्वानुमान होता है, जो कि बड़े कम टाइम में लिया जाता है फ्लड आने के पहले। तो ये राइजिंग और फॉलिंग टाइप का फॉरकास्ट के मॉडल पर ये वर्क करता है। तो इंडिया का जो शिफ्ट है वो इस सिस्टम की ओर है। जो दूसरा सिस्टम है वो है इंसेम्बल फॉरकास्ट। इंसेम्बल फॉरकास्ट में क्या होता है कि आप 7 से 10 दिन पहले ही आप पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है फ्लड आने को और क्या सिनेरियो रहेगा। तो ये जो एक फॉरकास्ट की पद्धति है, जो सिस्टम है, इससे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफी ज्यादा मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग में, और वो उस हिसाब से कदम उठा पाती है और अपने आप को प्रिपेयर कर पाती है। लोगों को इविक्शन करना हो लोगों का, तो बहुत जल्दी से वहां पे लोगों को इविक्ट करने में भी उनको काफी हेल्प मिलती है। तो अगर हम यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन जो है, जापान जैसे विकसित क्षेत्रों की बात करें, देशों की बात करें, तो यहाँ पर ये पद्धति यूज की जाती है ऑलरेडी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो हमारी भारतीय फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है उसकी समस्या है क्या है। सबसे पहली समस्या राइटर ने बताई है कि यहाँ पर मल्टीपल एजेंसी है, कई एजेंसियां काम कर रही है। जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हमारा मौसम मौसम विभाग है, तो ये मौसम के बारे में जानकारी देता है। दूसरा जो हमारा एजेंसी है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग जो है वो फ्लड्स के बाढ़ों के बारे में फॉरकास्ट पूर्वानुमान लगाता है। तो वेदर के बारे में तो कोई और लगा रहा है, लेकिन फ्लड के बारे में यहाँ पर कोई और आयोग लगाता है। तो इनके एंड यूजर क्या है, ये जो भी फोरकास्टिंग करते हैं इनके एंड यूजर रहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि उन्हीं को कदम उठाने पड़ते हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, और लोकल अथॉरिटीज, जिनका एक बहुत मुख्य उद्देश्य वहां पे ये सुरक्षा का भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनको लीड टाइम मिलता है, कितना समय मिलता है कि वो एक्शन ले पाए यहाँ की लोकल अथॉरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो कम से कम इसको 3 दिन तक बढ़ाने की बात की गई है। कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 डेज।
विद द हेल्प ऑफ डॉपलर वेदर रडार। तो डॉपलर वेदर रडार जो है, इनकी मदद से इसको 3 दिन तक भी हम कर सकते हैं। तो 3 दिन का समय भी राइटर ने बताया कि काफी है, जिसमें हमारी लोकल अथॉरिटी कम से कम कुछ तो कुछ एक्शन ले पाएगी। उसके साथ में अगर हम टेक्नोलॉजी के अभी भारत में देखें तो हमारे पास में जो स्टैटिकल मेथड्स है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। तो 24 घंटे से भी कम का समय मिल पाता है लोकल अथॉरिटीज को कोई एक्शन लेने के लिए या वहाँ पे लोगों को इविक्ट करने के लिए। और यही जो मेथड है ये फेल हो जाती है जब आप हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ रिवर बेसिन से संबंधित अगर कुछ गतिविधियां होती है तो ये मेथड पूरी तरीके से फेल हो जाती है, राइटर ने बताया है। उसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि एक सामंजस्य की कमी है, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पर जो CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बहुत से काम है। उनमें से एक काम है फ्लड का फोरकास्ट करना। उनके पास में जो प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पिछड़ी हुई है। वही IMD से कंपेयर करें तो उनकी थोड़ी एडवांस है इस मामले में। तो यहाँ पर दोनों जो अथॉरिटी है, वो एजेंसियां है, वो इस तरीके से सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। उसके साथ में राइटर ने बताया है कि इंडिया में 80 से 100 एस बैंड डेंस रेडार नेटवर्क होने की जरूरत है, जो कि इस एक अच्छा फॉरकास्ट कर सके। उसके साथ में येट टू शिफ्ट टुवर्ड द इंसेम्बल टेक्नोलॉजी। तो जो इंसेबल टेक्नोलॉजी, जो विकसित देश है जिनमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उससे हम अभी भी काफी ज्यादा दूर है। तो बियॉन्ड लीड टाइम ऑफ 3 days द डिटर्मिनिस्टिक फॉरकास्ट बिकम लेस एक्यूरेट। तो अगर हम जो अभी पद्धति यूज करते हैं वो अगर 3 दिन से ज्यादा है तो वो लेस एक्यूरेट हो जाती है, वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती है। तो हम तो अभी जो विकसित देश है वो अपनी पद्धति और सुधार रहे हैं, लेकिन हम अभी भी काफी पिछड़ी हुई पद्धति का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, राइटर ने यहाँ पे ये बताया है। IMD has started testing and using Ansible through its 6.8 सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष एंड मिहिर। तो यहाँ पर प्रत्यूष और मिहिर दो सुपर कंप्यूटर है जिसके माध्यम से IMD ये कोशिश कर रहा है कि वो वेदर फोरकास्टिंग जो है उसको वो अपनी सुधार सके, जो इंसेम्बल टेक्नोलॉजी है उसको वेदर फोरकास्ट में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसके क्षेत्र में ये शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा जो फ्लड फोरकास्ट है जैसे कि वो CWC के द्वारा किया जाता है, उन लोगों ने अभी भी इस पर काम नहीं करा है। तो जो काम कर रहा है वो हमारा मौसम विभाग है, प्रत्युष और मिहिर सुपर कंप्यूटर से। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा आर्टिकल, वो है सेक्स क्राइम्स इन डिजिटल स्पेस। तो आज का हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है, हमारा रियल वर्ल्ड से ज्यादा अगर हम देखें, हम कभी कभी टाइम वर्चुअल वर्ल्ड में स्पेंड करते हैं, और इस महामारी के दौर में तो हमारा डिपेंडेंसी भी वर्चुअल वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। तो एक PIL फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, किस लिए? फॉर एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक मजबूत मैकेनिज्म के लिए, टू रिमूव सेक्सुअल ग्राफिक ऑफेंसिव कंटेंट एंड सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि सेक्सुअल एक्सप्लिसिट या अब्यूसिव कंटेंट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड रहता है, और यहाँ पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज है, उनकी यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पे किसी नियमितता से वो इसके लिए जवाबदेह नहीं है। सरकार आती, जितनी भी हमारी एजेंसियां उनसे इंक्वायरी करती है, लेकिन उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आपकी कुछ जवाबदेही भी बनती है कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या शेयर किया जा रहा है, और खासकर अगर कोई क्राइम गतिविधियां आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो उसके लिए आपको कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए एक PIL फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो व्हाट इज सेक्स क्राइम्स इन डिजिटल स्पेस? तो क्या होते हैं सेक्स क्राइम डिजिटल स्पेस में, वर्चुअल वर्ल्ड में अगर हम बात करें? पहला जो बताया है वो है रिवेंज पॉर्न। तो रिवेंज पॉर्न क्या होता है? जैसे रिवेंज वर्ड से ही आपको पता चलता है कि किसी बदले की दृष्टि से पॉर्न बनाया जाता है या कोई ऐसा सेक्सुअल क्लिप बनाया जाता है उसे, और वर्चुअल वर्ल्ड में जो डिजिटल स्पेस है उसमें शेयर कर दिया जाता है। तो ये एक इन्वेशन है सेक्सुअल प्राइवेसी का, और एक एक प्रकार का ये हरासमेंट है, जिसे हम ऑनलाइन हरासमेंट कह सकते हैं। यहाँ पर जो परपेट्रेटर है, जो आरोपी है, वो जो इसको अपलोड करता है या जो शेयर करता है, वो कई बार ये देखने को मिला है कि वो एक्स पार्टनर होता है उस महिला का, या तो उसका हस्बैंड भी होता है किसी किसी की, इसमें जहाँ पे मैरिज नहीं वर्कआउट कर पाती है। तो खास तौर पे ऐसे जो आरोपी है तो काफी करीब के ही होते हैं। तो इसमें जो इंटीमेट फोटोज है, वीडियोस है, और ऐसी जो आपत्तिजनक तस्वीरें है जो नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो उसके द्वारा अपलोड की जाती है। तो यहाँ पर जो रिलेवेंट सेक्शन है IPC के, वो कौन कौन से अट्रैक्ट किए जाते हैं? वो सेक्शन है 509,
जो कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड है। 499 जो डिफेमेशन मानहानि से संबंधित है। 292 जो है वो ऑब्सीन मटेरियल शेयर करने से संबंधित है। और 354 सी जो है वॉयरिज्म, जो कि 2013 में अमेंडमेंट किया गया था, तो इसे नया इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था। तो अफेक्ट क्या क्या होता है, एक तो ऑनर किलिंग होती है, आपका रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है ऐसी गतिविधियों के बाद में। उसके बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ रेपुटेशन एंड करियर, रेपुटेशन जो है उस महिला की, जो करियर है उस पर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ने वाली चीज है वो है इमोशनल ट्रॉमा, एक इमोशनल, एक मानसिक ऐसी स्थिति में चली जाती है महिलाएं जिससे बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर हम कुछ आंकड़ों की तरफ देख ले कि विक्टिम कौन होता है रिवेंज पॉर्न का, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की किस आधार पे बात की है। तो एक स्टडी की गई है CRI की, उनके जो सैंपल कलेक्ट किए गए, तो उसमें ये पता चला कि जो 90% रिवेंज पॉर्न के शिकार जो है वो महिलाएं हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो क्राइम है ये पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट ज्यादातर है। उसके बाद में जो दूसरा आंकड़ा है वो है 93% सेड दे हैव सफर्ड सिग्निफिकेंट इमोशनल डिस्ट्रेस ड्यू टू बीइंग अ विक्टिम। तो जैसे मैंने बताया, इमेंस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो 93% जो विक्टिम्स है वो इस दौर से गुजरते हैं। उसके बाद में 49% महिलाओं ने ये बताया है कि उनके जो ऑनलाइन मटेरियल, जो इंटीमेट फोटोज है या जो भी वीडियोस है, वीडियोग्राफी है, वो शेयर होने के बाद जिन लोगों ने देखा वो लोग इन्हें हरास करते हैं, इन्हें स्टॉक करते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो आरोपी है वही नहीं, उसके बाद में जिन हाथों में भी ये जाता है उनसे भी हरासमेंट इन्हें झेलने को मिलती है। उसके बाद में ये है व्हाट आर द प्रॉब्लम व्हाइल प्रोसिक्यूटिंग। तो प्रोसिक्यूशन के समय क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। सबसे बड़ा जो एक चीज है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करते, तो कई ऑप्शन हैं जिससे वो डाउनलोड किया जा सकता है। अब डाउनलोड किया गया तो वो एक पर्सनल चैनल पे आ जाता है। अब उस पर्सनल डिवाइस या चैनल पे आने के बाद में वहां से उसको कैसे निकालेंगे, एक बात ये आती है। अब भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर फेसबुक पे कोई चीज ऐसा एक्सप्लिसिट मटेरियल अपलोड किया गया है, तो उसे फेसबुक से निकाल तो आप देंगे, लेकिन जिन लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, आप वहां पर क्या करेंगे। तो इसे अंडू करना, इसे अंडन करना, इसे काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और ये अगर हम फेसबुक की बात करें, जैसे फेसबुक का एग्जांपल दिया, तो सोशल मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक को माना जाता है। तो हर महीने आधा मिलियन रिपोर्ट आती है, 0.5 मिलियन रिपोर्ट्स आती है रिवेंज पॉर्न की। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है ये। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, तो क्या कदम हम उठा सकते हैं। सबसे पहले ऐसे जो ऑफेंस है, जो ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के है या कोई एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर करने का चीजें है, तो इन्हें सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में डालने की जरूरत है। जैसे हम रेप या सेक्सुअल हरासमेंट को ट्रीट करते हैं, वैसे हमको ऑनलाइन हरासमेंट को भी ट्रीट करने की जरूरत है। उसके साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो सोशल मीडिया बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जवाबदेही और उनकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर तय करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कई बार जाती हैं इन जाइंट्स के पास में, वो मांगते हैं, डेटा मांगते हैं और दूसरी जरूरी चीजें मांगते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन इन सोशल मीडिया जाइंट्स के द्वारा नहीं इनको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जो इनको इन्फोर्स कर सके। उसके साथ में टाइम बाउंड रिमूवल ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट एंड डिक्लेयर्ड इलीगल। तो एकदम समय सीमा निर्धारित करके इतने समय में इसे सोशल मीडिया से रिमूव करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, राइटर ने बताया। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों को टोटली, ऐसे कंटेंट को टोटली इलीगल करार दे देना चाहिए। उसके साथ में फाइन, इम्प्रिजनमेंट भी बताया गया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रिक्वेस्ट बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो अगर कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन की इस दृष्टि में है और प्राइमा फेसी ये लगता है आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि ये कंटेंट को नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उस चीज को, उस पर्टिकुलर जो कंटेंट है उसको उतने देर के लिए रोक देना चाहिए। तो और उसके साथ में फाइन और इम्प्रिजनमेंट की भी बात की गई है। तो चलिए, हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और भारत में इसका क्या रोल है, जिसे हम शॉर्ट में एआई, आपने एआई कई बार शब्द सुना होगा, तो उसके बारे में जान लेते, समाचार में कैसे आया वो देख लेते हैं। तो RAISE रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 समिट हुआ है। तो उसके अंतर्गत जो है
जो पूरा डिस्कशन था, एक पॉलिसी डिस्कशन का एक पूरा दौर शुरू हुआ है कि कैसी पॉलिसी रहेंगी, किस और ध्यान देने की जरूरत है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ में एआई डिजिटल इकोनॉमी जो है इस्टेब्लिश टू कंट्रीब्यूट अराउंड 15.7 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबली बाय 2030। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी कितनी ज्यादा, एआई डिजिटल इकोनॉमी कितनी ज्यादा बड़ा एक जाइंट फॉर्म ले लेगा 2030 तक। हमारी जो पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में इसमें इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट बड़ा बन जाएगा। तो समझ लेते हैं कि एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का। जैसे कंप्यूटर साइंस में हमने पहले सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तो अब सॉफ्टवेयर बनाने से एक और सीढ़ी आगे गए हैं कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसको रिप्लेस किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है वो मशीनें करेंगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप जब करने के और जो कदम है और ये जो टेक्नोलॉजी बन रही है, इसे हम शॉर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। उसके साथ में अगर हम बात करें कि भारत में क्या पॉलिसी है, तो इंडिया हैज लॉन्च्ड एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी। मतलब एआई सबके लिए, सबकी बराबरी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो इंडिया एआई कैपेबिलिटी क्या है वो जान लेते हैं। तो हमारे पास में एआई ट्रेंड वर्कफोर्स है और यहाँ पर एक इकोसिस्टम है कि एक इमर्जिंग स्टार्टअप का एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अगर हम स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंस इंडेक्स को देखें तो भारत दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है। हमारे यहाँ पे आईआईटी, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज जैसे संस्थान है जो कि एक पालना घर जैसे हम कह सकते हैं स्टार्टअप्स, एआई स्टार्टअप्स के लिए बन सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक इकोसिस्टम ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में अगर हम देखें कि एआई जो है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, कहाँ कहाँ एक क्रांति के रूप में आ सकता है, तो उसमें हमारा हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी शिक्षा इंडस्ट्री है और स्किलिंग जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर एआई बहुत बड़ा भाग निभा सकता है। उसके साथ में करंट एआई यूजेस इन इंडिया। तो भारत में अभी किन जगह एआई यूज की जा रही है? सबसे पहले तो ये डिटेक्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी में इस्तेमाल इसको किया जाता है। उसके साथ में जो आई डॉक्टर्स का शॉर्टेज है वो भी इससे फुलफिल करने की बात की गई है। तो तमिलनाडु में ये पूरा एक इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। उसके साथ में कोविड-19 में भी एआई ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एआई एनेबल्ड चैटबॉट जो होते हैं, जो अपने आप खुद ब खुद जवाब देते हैं चैटिंग के माध्यम से। आप रोबोट से, कंप्यूटर से वहां पे चैट करके अपनी जो समस्या है उनका समाधान पा सकते हैं। तो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भी काफी इस और काम किया और एआई एनेबल्ड चैटबॉट ने काफी हमारे समाज को, हेल्थ व्यवस्था में काफी मदद पहुंचाई। उसके साथ में आईसीएमआर का वॉटसन असिस्टेंट जो था, उन्होंने जो फ्रंट लाइन स्टाफ की जो क्वेरीज थी उसको बहुत समय समय पर बहुत तेजी से भी उसको रिजॉल्व किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वहां पे भी देख लेते हैं, हमारी दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री में। तो हेल्प फार्मा कंपनीज टू शॉर्ट इन द प्री क्लिनिकल ड्रग आइडेंटिफिकेशन एंड डिजाइन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो ड्रग आइडेंटिफिकेशन और डिजाइन का जो प्रोसेस है उसका समय सीमा भी ये कम करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। उसके साथ में आइडेंटिफाई कर सकता है और किया भी है, राइटर ने ऐसा बताया है। आइडेंटिफाई पॉसिबल फार्मास्यूटिकल थेरेपीज टू हेल्प कॉम्बैट कोविड-19। तो काफी ज्यादा आशंका है कि ऐसी और थेरेपीज भी आए जिससे कोविड-19 या आगे आने वाली और जो दूसरी बीमारी है उसका भी समाधान इससे किया जा सके। और इसके अलावा भी ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, राइटर ने बताया है कि वाटर मैनेजमेंट जो है वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रॉप इंश्योरेंस है, आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका पेस्ट कंट्रोल है, ऐसी जगहों पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एआई बेस्ड वॉइस प्रोडक्ट्स की भी बात की गई है। तो फार्मर्स जो है, फार्मर्स के लिए कैसे मदद कर सकता है, जैसे चैट बोट के माध्यम से आप चैटिंग कर सकते हैं, वैसे वॉइस प्रोडक्ट के माध्यम से आप यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली इनसे बात करके इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें भोपाल शामिल है, राजकोट राजकोट शामिल है और कांडीव करके एक जगह है, वो भी इसमें, ये डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल है। उसके साथ में जैसे हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि फ्लड पॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी जो है, तो इस जगह पे भी भारत में इस्तेमाल होते हुए दिख रहा है। बिहार में इसको इस्तेमाल एआई को किया गया और ये अब इसकी एक आशंका है, इसका एक उद्देश्य है कि अभी हम पूरे भारत में भी इसको एक्सपांड करेंगे।
तो इसमें करीब 200 मिलियन लोगों को कवर करने की बात की गई है, जो कि 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक पहले होंगे। उसके साथ में इंटीग्रेटेड इन स्कूल करिकुलम। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने भी एक कार्यक्रम लॉन्च किया है कि हमारे जो स्कूल करिकुलम है उनमें भी अब इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका जो नाम है, जो लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, उसका नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। तो यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को भी इससे परिचित करवाने के लिए, और ये एक कदम है। आगे वे फॉरवर्ड क्या है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडिया कैन हेल्प एड अप टू $957 बिलियन टू इंडियन इकोनॉमी बाय 2035। तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अच्छी मदद मिल सकती है और हम एक बड़ी इकोनॉमी की ओर उभर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखें तो एआई एंड डेटा कैन एड ओवर $500 बिलियन एंड अराउंड 20 मिलियन जॉब्स बाय 2025। तो एक जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दिख रही है वो भी इससे कम की जा सकती है। तो चलिए हमारे न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। तो जैसे नोबेल प्राइज का दौर चालू हुआ है, हर दिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन को मिला है। तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज भी अनाउंस किए जा चुके हैं, जो कि इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर डाना को मिला हुआ है। इनकी जो खोज की गई है वो जेनेटिक सीक्वेंस और जो जीन्स की जो एडिटिंग है उसमें की गई है। तो एक नई पद्धति उन्होंने इसमें निजात की है, और मदद अब उससे ये मदद मिलेंगी कि अब जो जीन एडिटिंग है वो काफी ज्यादा इजी, सिंपल और एफिशिएंट हो जाएंगी। उसके साथ में आज अक्टूबर 8 है, आज इंडियन एयरफोर्स डे है। तो 1932 में ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके का एक सपोर्टिंग फोर्स के रूप में इसे बनाया गया था 1932 में। उसके बाद से हम लगातार इंडियन एयरफोर्स दिवस बनाते आ रहे हैं। तो जो इंडियन एयरफोर्स है करंटली वो फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड की दृष्टि से, अगर हम देखें तो जब 1933 में, जब 1932 में इसे स्टार्ट किया गया और 1933 के अगर हम आंकड़े देखें तो उस समय इसमें केवल 6 ऑफिसर थे और 19 हवाई सिपाही थे। तो उससे बढ़ते हुए आज ये फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। उसके साथ में इंडिया और जापान की साझेदारी हमको देखने को मिल रही है एआई और 5G टेक्नोलॉजी में। तो अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि कॉपरेशन प्रमोट करेगा इन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, रेजिलियंस इन एरिया ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़े हुए जो दूसरी चीजें, वहां पे अभी भारत और जापान की साझेदारी बढ़ेगी। तो ये एग्रीमेंट बहुत अच्छा काम कर सकता है भारत को आगे बढ़ने के लिए। उसके साथ में जो यूएस से खबर आ रही है, यूएस जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो H1B वीजा के जो भी लोग वर्कर्स काम करेंगे उनकी सैलरी में हाइक होगी। अब ये हाइक होने का इम्प्लीकेशन क्या होगा? इसका एक इम्प्लीकेशन ये है कि यहाँ पर जॉब कट हो सकती है 33%। जो एक जॉब दिया जा रहा है टोटल वीजा एप्लीकेशन में, उसका एक कट आने की आशंका है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिस्करेजमेंट है ये स्टेप यूएस के। और से अगर हम देखें यूएस की जो कंपनी है उसके और से देखिए कि अब उनको चीप लेबर मिल जाता था, लेकिन अब ये जो कदम से अब उतना चीप लेबर नहीं रहेगा। उसके साथ में ये भी बताया गया कि अफेक्ट on US imports of service from India estimated to be $29.6 billion in 2018। तो चलिए हमारा जो आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।